नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। माफ कीजिएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। तो ये बयान ऐसे समय में सामने आया है, आपको बता दें, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। बयान में कहा गया है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के अंतिम चरण में है, जिसे अधिकारी इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो IRGC की यह टिप्पणी उस वक्त सामने आई है जब ईरानी संसद एक नए मसौदे पर काम कर रही है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा इस रूट पर अमेरिका और इजराइल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान जो मसौदा तैयार कर रहा है उसके तहत जिन देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं उन देशों के लिए होर्मुज से गुजरने पर पहुंच सीमित की जाएगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इस प्रस्ताव में ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान की जाने वाली पैसेज फीस, अमेरिका और इजराइल के लिए ट्रांजिट पर प्रतिबंध और ईरान के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंधों में शामिल देशों पर पाबंदियां शामिल हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके ये जानकारी दी। ये बातचीत ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान अपने मित्र देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ा रहा है, संपर्क बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से तेहरान के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी जारी है। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद ये छठी बार है जब जयशंकर और अरागची के बीच में बातचीत हुई है। इससे पहले 21 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच संवाद हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का मुझे फ़ोन आया। उनके साथ पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान से भी चर्चा हुई। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ क्षेत्रीय हालातों पर विचार विमर्श भी किया। तो इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए खास मेहमान प्रोफेसर RV सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेश मामलों की अच्छी खासी समझ रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुनः याद किया। सिंह साहब, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से अपने लिए अपने स्तर पर बंद करने का जो अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है, उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके की तमाम धमकियां यहां पर दी थी वो बेमायने नजर आने लगी हैं। कैसे देख रहे हैं जी? इस पे अमेरिका एकदम पूरा जो है और इजराइल जो है पूरा पीछे बैकफुट में दिखाई दे रहा है। और ये अमेरिका जो है अल्टीमेटम भी दे रखा है कि 48 घंटा कुछ और बर्दाश्त करेंगे, इसके बाद से हम उसके लिए उपाय सर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि अमेरिका के पास इस तरह की अगर कोई रणनीति होती, कोई उपाय होता, तब तक अमेरिका ने हमला कर दिया होता। और ईरान का जो रवैया है, पॉलिसी जो है, आप देख रहे हैं कि भारत सहित फ्रांस का भी देखा आपने परसों, जो है उनका भी जो है तेलवाहक जहाज वहां से निकल गया और कई देशों का। और आप देख रहे हैं कि जो नाटो देश है, जिस तरह से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुआ था, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश और जो रसिया से सटे हुए देश थे वो भी पूरे सपोर्ट में आ गए थे नाटो के समर्थन में और हथियार भी दिए थे, आर्थिक संपत्ति, आर्थिक जो है मदद भी किए थे। लेकिन यहाँ जब लड़ाई हुआ है, इजराइल और अमेरिका आए हैं तो इनके साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इवन कि आप देख रहे होंगे न्यूज में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इमैनुअल मैक्रो का जो है फ्रांस का जो मुख्य लीडर है उनका जो है मिमिक्री करते हुए और कई नेताओं का कर रहे हैं। लेकिन जो रसिया और यूक्रेन में नाटो ने और अन्य विदेश के अन्य देशों ने भी देखा कि क्या आर्थिक स्थिति पर उनके देश में जो है जो जनता है उनके ऊपर क्या परिणाम देखने को मिले हैं। लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। वो जो है ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी देश
खुलकर सामने नहीं आ रहा है, कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि हम आके इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए अमेरिका जो है सीधे बैकफुट पे है। अमेरिका को अब ये दिक्कत हो रही कि हमारी बादशाहत कैसे बचे, अपनी जो है तानाशाही कहिए ट्रम्प का, और आकर के इस युद्ध में जो है फंस चुके हैं एक तरह से, बुरी तरह से। क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से उन्होंने वहां से अगवा कर लिया, उसी तरह से यहाँ भी ईरान में सफल हो गए थे 48 टॉप लीडर को मार करके। लेकिन ईरान में जो है उनका इस तरह से आज 38 डे हो गए लगभग, और इस लड़ाई में ईरान बखूबी एकदम टक्कर की लड़ाई दे रहा है। और आज की स्थिति आपके पास न्यूज होगा ही कि रसिया ने जो है S-500 दे दिए, चाइना ने भी जो है हथियार का सप्लाई कर दिया। तो अब लड़ाई जो है लंबी खींचने वाली है और टक्कर की लड़ाई होनी है। जबकि हथियार देना, ओपनली अनाउंस कर देना रसिया का और चाइना का, मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े लेवल पे भी अब हथियार का सप्लाई शुरू हो जाएगा ईरान के लिए। तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए आसान लड़ाई नहीं होगा। हरमुज ऐसा जगह है कि ईरान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जो 38 किलोमीटर का जो समुद्र का एरिया है, यहाँ पे हर कंट्री की जहाज जो है फंसी हुई है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से अमेरिका जो है यहाँ पे कोई हमला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ करता है तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि हर देश का वहाँ पे जो है बेड़ा जो है ईंधन वाला बेड़ा वहाँ पे खड़ा है और कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। बिल्कुल, लेकिन सिंह साहब अब तो जो लड़ाई है वो और बड़ी होती हुई और उसका व्यापक असर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ होर्मुज ही नहीं, उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं उन पर भी वो हमला करने से कतराएगा नहीं, अगर इजराइल और अमेरिका इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले करते रहे तो। देखिए, पहले जो था ईरान अकेला था, अब तो खुलकर चाइना और रसिया आ गए। मैंने अभी बोला आपसे, तो अब तो हथियार से लेकर टेक्नोलॉजी सब कुछ, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट से लोकेशन लेना, पहले जो है छुप छुप कर रसिया या चाइना से आ रहा था, अब तो ओपनली रूप से हथियार S-500 समझ रहे हैं। सबसे टॉप टेक्नोलॉजी जो है रसिया का है, जो माना जाता है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो है उनका जो है S-500 है। तो चाइना ने भी अपने हथियार भेजे हैं। तो अब लड़ाई जो है अमेरिका बस जो है रसिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया भी रहेगा सपोर्ट में। और आप देख रहे हैं कि नाटो कोई भी देश नहीं आ रहा है सपोर्ट में, अमेरिका और इजराइल के। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए अरब के कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरब हो गए, कतर हो गए, UAE हो गए, तो ये नाम के हैं, उनके सैनिक भी हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से आपको भी पता है कि यहाँ पे सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका है, इजराइल है, ये काफी है ईरान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़ाई में जो है बराबर का टक्कर हो रहा है और इनके लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ा है, क्योंकि बहुत दूर से आकर के और ईरान पे हमला करना, और ईरान जो है इस तरह से पूरा सक्षम हो गया है, हर तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ कि इनकी बराबर का टक्कर दे रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि ना ही ईरान पीछे हटने वाला है और ना ही अमेरिका अपनी बयानबाजी को बंद करता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार अलग अलग तरीके की बयानबाजी, अलग अलग तरीके की धमकियाँ हम लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान के साथ भारत की जो बातचीत है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। कई बार की बातचीत हो चुकी है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसको लेकर चर्चाएं दोनों के बीच हुई है। देखिए, जो अभी का आज का जो न्यूज है, आज का जो सिनेरियो है जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई का, इससे अब साफ झलक रहा है कि एक ही देश है जो मध्यस्थता करा सकता है, वो है भारत जी। कि अमेरिका से भी रिलेशन अच्छे हैं और इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है और रसिया से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो आने वाले समय में अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मध्यस्थता की बात आएगी तो भारत ही ऐसा देश है कि जाके बीच में अगर दोनों तरफ से पहल होती है कि आप जो है मध्यस्थता जो है युद्ध विराम के लिए, सीज़फायर के लिए आगे आइए, तो भारत जो है आएगा। क्योंकि ऐसे आने पे आप भी जानते हैं कि बात खराब होती है, लेकिन दोनों तरफ से अगर पहल होती है तो भारत इसमें सबसे आगे होगा पूरे विश्व के पटल पे।
कि जाके मध्यस्थता कराते और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें आगे आएंगे, उम्मीद है। लेकिन अभी फिलहाल जो है दोनों तरफ से कोई झुकने को तैयार नहीं है। दोनों ने ऐसे ऐसे अपने प्रस्ताव रखे हैं, ऐसे ऐसे मांगे रखी हैं कि अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जो लड़ाई जो है रुक जाए और दोनों का जो है सीज फायर हो जाए। अभी फिलहाल कोई ऐसे आसार, बिल्कुल सही कहा आपने, कि नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये संघर्ष रुकता हुआ दिखाई पड़े, और इस संघर्ष का जो व्यापक असर है पूरे विश्व पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि हम बार बार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल की बात करें तो हज़ारों लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, नुकसान बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि जब भी कभी इस तरीके का संघर्ष होता है तो प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। कई साल पीछे जो विकास है वो जाता हुआ नजर आता है। ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा लूप होल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा जिसके चलते ये माना जाए कि जल्द ही ये संघर्ष रुक सकता है। अभी भी इसके और गहराने के आसार जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। सिंह साहब। जी सर, क्योंकि जो अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे जिम्बाब्वे ने भी कुछ टिप्पणी की है हंसने वाली, और इटली में देख लीजिए जो है वहां भी जो ईंधन के लिए बहुत दिक्कतें आने शुरू हो गए हैं। तो कई काउंटी से अब खुल के अब इंतजार कीजिए, अगर ये युद्ध कम से कम 10-15 दिन और चल गया तो हर देश जो है काउंटी में ये बातें छुपी हुई है कि वो लोग छुपाना चाहते हैं कि हमारे देश में क्राइसिस नहीं है, ईंधन का दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन 10-15 दिन में पूरे वर्ल्ड से एक ही आवाज आएगी कि इन लोगों को लड़ाई बंद करना चाहिए, समझौता कराना चाहिए। जो भी देश इसमें इन्वॉल्व है उन पे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी, मतलब अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, चलिए वो विकसित देश है और सक्षम है, उनके पास बहुत संपत्ति है, आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन आपको पता है कि अरब के जितने भी देश हैं वो तो इसी, चाहे आपको दुबई हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, तो ये क्या है, सप्लाई करते हैं अपने ईंधन का जो है पूरे वर्ल्ड में, और उसका वजह से इनका जो है पूरा जो आर्थिक रूप से जो है ये विकसित देश है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड से लोग, इनके यहाँ इकोनॉमिक इनका बहुत हाई है। तो ये युद्ध होने की वजह से इनकी भी तो सप्लाई जो है, मान लीजिए तेल का निर्यात करते हैं, गैस का निर्यात करते हैं, पेट्रोल जो है, डीजल का निर्यात करते हैं, वो सब तो रुका हुआ है। तो इस तरह से इनकी भी तो दिक्कतें आ रही हैं, और जितने लोग इनके बाहर से कहीं से गए हैं वो भी तो बैठे हुए हैं। तो हर तरह से नुकसान जो है सबसे ज्यादा जितने देश लड़ाई में हैं सबसे ज्यादा उनको हो रहा है। मान लीजिए कि भारत में ही ईंधन की दिक्कत आ रही है, गैस की, एलपीजी की दिक्कत आ रही है, तो एक तरह से ऐसा समय आएगा, आज हम 10-15 साल पीछे चलते हैं तो जो ग्रामीण जनता थी वो तो जलावन का यूज करते थे और लकड़ी का यूज करके खाना बना लेते थे। तो जब इस तरह की दिक्कत आएगी तो शहरी क्षेत्रों को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो लकड़ी का यूज करके जो है अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। कई जगहों पर ऐसे लोग करना भी प्रारंभ कर दिए हैं, भारत की बात करें तो लेकिन 10-15 दिन बाद से आप ऐसी कंडीशन देखेंगे कि ये पूरे विश्व में जो है इसका जो है असर पूरा खुल के आने लगेगा। अलग बात है कोई काउंटी बताना नहीं चाहता है, क्योंकि जानते हैं आज के डेट में शेयर मार्केटिंग का और कई चीजों का जो आर्थिक रूप से नुकसान पड़ेगा। तो इस वजह से हर देश जो है चाहता है कि हम नहीं बताएं हमारे देश के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है, कितनी दिक्कत है, क्राइसिस है। तो अभी वो चीजें खुल के नहीं आ रही है, लेकिन 10-15 दिन 20 दिन में तो आना ही आना है। बिल्कुल। और सिंह साहब, बिल्कुल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस संघर्ष के मद्देनज़र इस वक्त बड़ी चिंताओं का विषय बनी हुई हैं। अगर बात करें ऊर्जा संकट की, तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर ये संघर्ष इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले समय में ऊर्जा का जो संकट है वो इतना ज़्यादा गहरा जाएगा कि महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा चला जाएगा। साथ ही साथ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर झेलना पड़ेगा। भारत पे इसका तो परिणाम अभी से आने शुरू हो गए हैं। आप मान लीजिए महानगरों को छोड़ दीजिए, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहां पर देख लीजिए लंबी लाइनें लग रही है, लंबी कतार। कहीं कहीं जो है सिस्टम थोड़ा सा फेल है, वहां पर हंगामा हो जा रहा है, लोग आगे की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। वो अलग बात है कि भारत ने अपनी नीति सही रखा है, अपने हाथ और अपने मुंह को बंद रखा है, किसी के फेवर में और किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में जो है कभी कभी जो है हरमुझ से जो है अपना जो है
ईंधन का जो है बेड़ा जो है जहाज जो है आ जा रहा है, इसकी वजह से भरपाई हो पा रहा है। अन्यथा आप भारत के संबंध भी अच्छे हैं, मान लीजिए इधर दिक्कत है तो भारत ने रसिया से भी अपना जो है ईंधन का आयात जो है शुरू कर दिया है। तो इस तरह से भारत में इसकी अभी तो भरपाई हो पा रही है, लेकिन आने वाले कल में जब ये युद्ध जो है बड़े स्तर पर होने लगेगा, आप जैसे आपने बताया कि ईरान जो हरमुज के अलावा और एक जगह का नाम लिया, वहां पे भी हमला करने की तैयारी में है। तो इस तरह से जब उसके पास, आप भी जानते हैं कि जब रसिया और चाइना सपोर्ट में आ जाएंगे, हथियार की कमी नहीं रहेगी और उसको लोकेशन मिलेगा जो सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो तो कहीं भी हमला कर सकता है। आज के लोग मतलब जो अच्छे से विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि अगर ईरान के पास ऐसे हथियार होते जो कि अमेरिका तक हमला कर सकते थे तो उसने कर दिया होता। तो उसके पास इस तरह की, आप भी जानते हैं, मिसाइल नहीं है या हथियार नहीं है, इस तरह के जो है लड़ाकू विमान नहीं है, बहुत जगह पे कमजोरियां हैं ईरान के पास। लेकिन अगर मान लीजिए आने वाले समय में इस तरह का ड्रोन डेवलप हो जाए, इस तरह का मिसाइल डेवलप हो जाए, तो ईरान कहीं भी अमेरिका पर हमला करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जितने भी अड्डे थे अमेरिका के, वहां पर लगभग सब जगह ईरान ने हमला कर दिया है। आपने बताया, पिछले 3-4 दिन पहले बयान ईरान ने दे दिया था कि अगर ये आगे कुछ ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो हम इनका जितना भी AI सेंटर है, IT का सेंटर है, जो अरब के काउंट्री में, इजराइल में बना रखे हैं, उसको हमने पहले से टारगेट करके रखा हुआ है, उनको 1 से 2 दिन में उड़ा देंगे। तो आने वाले समय में इस तरह की लड़ाइयां बढ़ेगी तो समझ सकते हैं कि आगे का स्टेप ही आगे बढ़ते जाएगा, लड़ाई और आगे जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। तो अभी मौका है अमेरिका को भी, ईरान को भी और इजराइल को भी समझना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड पे, विश्व पे। तो इस पटल पे अमेरिका को, ईरान को थोड़ा सा झुकाव लाना चाहिए, कोई ऐसा समझौता होना चाहिए कि इस तरह से जो है युद्ध रुके, क्योंकि इसका ऊर्जा संकट तो सीधा दिखाई दे रहा है, अभी से दिखाई देना शुरू कर दिया है और आगे चल के और जी बहुत बड़ा जो है रूप ले लेगा। बिल्कुल सिंह साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस संघर्ष का रुकना बेहद ज़रूरी अब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो चुका है इस संघर्ष को और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। शांति वार्ता की अगर हम बात करें तो शांति वार्ता की तरफ तो कोई कदम उठता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है इस वक्त। अमेरिका एक तरफ बयानबाजी करता हुआ नज़र आ रहा है, ईरान अमेरिका के तमाम दावों को खारिज करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये संघर्ष किस ओर जाता है, ये फिलहाल कहना मुझे लगता है जल्दबाजी यहाँ पर होगा और हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम इस ऊर्जा संकट के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। मैं भारत के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं, पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में ये ऊर्जा संकट और ज़्यादा गहराया भारत के ऊपर भी नज़र आ सकता है। फिलहाल सिंह साहब, हमारे साथ आप जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि फिलहाल ये संघर्ष रुकने की तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की चेतावनी यहाँ पर दे दी है। दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाने की बात ईरान की तरफ से की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमले बढ़े तो सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। IRGC का अल्टीमेटम यहाँ पर सामने आया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट अब कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है। खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए उन्होंने ये चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था की तैयारी वो कर लें। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ़ोन किया, पश्चिम एशिया के हालातों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई, लेकिन फिलहाल कुछ भी कह पाना संभव नज़र नहीं आ रहा है। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में इसके क्या व्यापक परिणाम हो सकते हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।